तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज पूरे दिन लगभग कई घंटे, 5 से 6 घंटे, मैं और कैमरामैन विनोद शिकारपुरी और हमारे ड्राइवर साहब जबर सिंह जी दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में घूमे। शो बनाना था, पता करना था हालात क्या है, क्योंकि दूर से बैठकर सुनकर तस्वीरें अलग होती हैं और जब आप खुद मौके पे जाते हैं और वहाँ के हालात को देखते हैं तो वो तस्वीरें अलग होती हैं। हालांकि जब मैं गया तो आज बहुत ही प्रिकॉशन लेते हुए, एहतियात बरती। ये आप देखिए, दो डबल मास्क लगाया हुआ था और दूरी मेंटेन की थी लगातार। लेकिन जानना ज़रूरी था सच। उसकी वजह ये है कि पिछले करीब 4 दिनों में ही दिल्ली में 1 लाख केस कोरोना के हुए पॉजिटिव, सिर्फ 4 दिनों में, बल्कि 1 लाख से भी थोड़ा ऊपर, क्योंकि एवरेज आजकल जा रहा है करीब 25,000 पर डे केसेस का। जाना इसलिए भी ज़रूरी था इन अस्पतालों में और मरीज़ों को और उनके जो रिश्तेदार हैं वहाँ पे, उनके तीमारदार जो पहुँचे थे, उनसे सच्चाई जानने के लिए, क्योंकि जो केसेस हैं वो डरावने वाले हैं, काफ़ी डरावने हैं। दिल्ली में अब तक करीब 9,60,000 कोरोना के केस हो चुके हैं। अब तक 9,60,000, 9,60,000। हालांकि इनमें से 8,51,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। फिर भी अभी 91,000 एक्टिव केस बाकी हैं। मतलब 91,000 कोरोना के मरीज़ दिल्ली के अंदर मौजूद हैं जो अभी कोरोना से ग्रसित हैं। 13,000 दिल्ली में अकेले कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। और सबसे अफसोस की बात यह है कि सिर्फ पिछले 24 घंटे में, बल्कि 2 दिनों में 48 घंटे में 555 लोगों की दिल्ली में कोरोना से मौत हुई है। मतलब लगभग 250 का आंकड़ा है पर डे का। 2 दिन में 555। तो तस्वीरें डराने वाली हैं। और दिल्ली इस वक्त देश में अगर किसी एक शहर में सबसे ज़्यादा केसेस हैं तो उस पर पहले नंबर पे दिल्ली है। पहले मुंबई हुआ करता था, लेकिन अब मुंबई को भी पीछे छोड़ दिया। 24-26 हज़ार केसेस पर डे। और हालात ये हैं कि दिल्ली में कुल 87 हॉस्पिटल हैं। करीब 1.5 करोड़ की आबादी है दिल्ली की। पर डे 25,000 केस आ रहे हैं। 13,000 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 48 घंटे में 555 लोगों की मौत हुई है। कुल अस्पताल 87 है और इन 87 में 44 प्राइवेट्स हैं। मतलब दिल्ली सरकार के अपने सिर्फ 37 हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के 6 हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल 44। तो करीब 87 हॉस्पिटल टोटल हैं दिल्ली में। बाकी नर्सिंग होम और वो सारी चीज़ें तो हैं ही हैं। लेकिन ये तस्वीर और ये आंकड़े आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब मैं आपको बताऊँ कि क्या कुछ देखा आज मैंने, तो इससे आप अंदाज़ा लगाएंगे कि 1.5 करोड़ की आबादी, 87 हॉस्पिटल और मरीज़ों की जो तादाद है उनकी हालत क्या है वो आपको। सबसे पहले मैं पहुँचा GTB हॉस्पिटल, गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल। ये ट्रांस यमुना में है, यमुना के पार, शादरा के करीब, और बड़ा हॉस्पिटल, दिल्ली सरकार का हॉस्पिटल है। कोविड के लिए इसको डेडिकेट किया गया है। उस हॉस्पिटल में जब मैं गया तो दरवाजे के अभी मेन गेट से अंदर दाखिल हो रहा था, राइट साइड पे उस हॉस्पिटल के एक बोर्ड लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है, जिसमें बाकायदा कोविड के अपडेट्स चल रहे थे कि यह हॉस्पिटल कोविड के लिए डेडिकेटेड है। इसमें फ़िलहाल कोविड के इतने पेशेंट हैं, इस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के इतने बेड हैं, इतने ICU हैं, इतने वेंटिलेटर हैं, इतने वेंटिलेटर वाले बेड अभी खाली हैं, इतने ICU के बेड खाली हैं, इतने ऑक्यूपाइड हैं। वो सारे फिगर थे। तो उसके हिसाब से जब मैंने देखा तो ICU के बेड और ऑक्सीजन बेड खाली दिखा रहा था कुछ मतलब करीब 50 से ज़्यादा खाली। मुझे लगा कि तस्वीरें अलग हैं जो हम लोग दिखा रहे हैं और हाहाकार मची हुई कि ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, बट गुरु तेग बहादुर अस्पताल में इतनी बेड खाली है और इसको कोई बता नहीं रहा। तो मुझे भी बड़ा अटपटा लगा। इसके बाद मैं जब अंदर दाखिल हुआ, इस बोर्ड पे जो मेन गेट है उससे करीब 50 कदम अंदर जाने के बाद लेफ़्ट साइड में पहली बार धक्का लगा। इमरजेंसी का गेट था और उस इमरजेंसी के बाहर 4 स्ट्रेचर पड़े हुए थे और उन 4 स्ट्रेचर पर एक महिला और 3 पुरुष लेटे हुए थे। और उन चारों स्ट्रेचर पर वो जब वो लेटे हुए थे, उन सभी के साथ एक सिलेंडर लगा हुआ था और सिलेंडर से उन्हें ऑक्सीजन दिया जा रहा था। 1-2 उनके तीमारदार रिश्तेदार भी उनके पास थे
एक पीपी किट के साथ एक डॉक्टर जो है वो अलग अलग उनको है टैकल कर रहा था। एक फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट भी वहाँ पे मुझे दिखाई दिया जो बेहद करीब से जाकर बात कर रहा था। हालांकि मैंने वहाँ पे दूरी बना कर रखी क्योंकि डर बनी हुई है कि पता नहीं कहाँ से कैसे संक्रमण आ जाए। तो कैमरामैन शिकारपुरी भी डिस्टेंस पे था, मैं भी, और जितना हम लोग कर सकते थे कुछ लोगों से जो बात की उनसे दूरी रख कर बात की। पहली चीज़ ये लगी कि बोर्ड के ऊपर हॉस्पिटल के गेट पे ये है कि अंदर इतने बेड खाली हैं, ऑक्सीजन के, इतने वेंटिलेटर के, इतने बेड्स खाली हैं। और भी दूसरी, और यहाँ ये है कि 4 लोग पहली नज़र में मुझे इमरजेंसी के बाहर सड़क पे खुले में, क्योंकि वो हॉस्पिटल बहुत बड़ा है तो सड़क ही है, और वहाँ पे उनका इलाज खुले में, सिलेंडर कम से कम लेकिन था, ये अच्छी बात है, और वो चल रहा है। तो सवाल ये कि अगर इतने बेड खाली थे ऑक्सीजन के तो ये बाहर क्यों है। फिर जब पता किया तो पता चला कि तस्वीर कुछ और है। जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड बाहर दिखा रहा है आंकड़े, वो अपडेटेड नहीं है, वो पता नहीं कब से यूं ही चल रहा है। शायद मरीज़ों की तादाद इतनी ज़्यादा है, लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं कि उस बोर्ड की तरफ जिसकी जिम्मेदारी है अपडेट करना, वो देख ही नहीं रहा है, तो इसलिए उसको वैसे ही छोड़ दिया। तो वो पहली सच्चाई सामने पता चली कि बाहर कुछ और है, बताया कुछ और जा रहा है, अंदर की तस्वीर कुछ और है। इसके बाद एम्बुलेंस का आना जाना लगा हुआ है। पता चला कि यहाँ बहुत सारे ऐसे पेशेंट आए जिनकी हालत नाजुक थी, उनमें से बहुत सारों को बचाया नहीं जा सका। इस हॉस्पिटल में हर दिन कोई ना कोई एक कोरोना का पेशेंट की मौत होती है, फिगर अलग अलग है, लेकिन कुल मिलाकर हालात अच्छे नहीं थे जीटीबी अस्पताल के। लेकिन जो 4 दिन पहले की तस्वीर थी, मारा मारी, पैनिक सिचुएशन, थोड़ा सा मुझे लगा कि वो कम था आज, क्योंकि तस्वीरें आई थी, जिस तरीके की भीड़ थी। अब एक वजह ये भी है कि कुछ लोगों ने बताया कि जो पेशेंट आ रहे हैं उनमें से बहुत सारे पेशेंट के तो अपने जो रिश्तेदार हैं वो भी दूर भाग जाते हैं, तो कुछ स्ट्रेचर पे वहाँ तक ला के देते हैं, और जैसे ही कोई डॉक्टर या अटेंडेंट उनको अपनी कस्टडी में लेता है पेशेंट को कि चलो अब इसको इलाज करते हैं, तब तक वो तीमारदार भाग जाता है। तो एक इंसानी रिश्ता, इंसानी पहलू यहाँ ये भी समझ में आया कि कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसने अपनों से अपनों को दूर कर दिया है। डर इस बात का कि कहीं उसकी वजह से हमें ना हो जाए। तो जीटीबी अस्पताल की तस्वीर ये थी कि वहाँ पे दिखाया ये जा रहा था कि बेड खाली है, बाकी सब कुछ है, लेकिन है नहीं। और वहाँ पे भी सिलेंडर की बात जब की तो पता चला कि घंटों के हिसाब से उन्हें सिलेंडर मिल रहा है। मतलब उनके पास जो सिलेंडर हैं वो काउंट कर रहे हैं कितने पेशेंट हैं, कितनों को दिया जा रहा है, कितने सीरियस हैं, और अगर इसी रफ्तार में ये ऑक्सीजन ऑन रहा, चलता रहा, तो अगले कितने घंटे में खाली हो जाएगा। तो एक बंदा तो ख़ास तौर पर उस मीटर पे और उस पर नज़र रखेगा कि ये सिलेंडर कितने देर में खाली होगा, और वो पल पल की रिपोर्ट बनाता है और देता है किस हिसाब से हमारे हॉस्पिटल में कितने घंटे में सिलेंडर खाली होंगे और कब तक सिलेंडर उससे पहले आ जाना चाहिए ताकि मरीज़ को दिया जा सके। ये जीटीबी हॉस्पिटल की कहानी थी। इसके बाद हम लोग पहुँचे एम्स, देश के सबसे बड़े जाने माने अस्पताल, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट। थोड़ी सी जो जीटीबी अस्पताल की तस्वीर है उससे एम्स की तस्वीर अलग थी। शायद एक तो एम्स का अपना एक भौकाल है, और दूसरा ये भी है कि जितने वीवीआईपी और बाकी लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं से कोशिशें करके उनके बिस्तरों के इंतज़ाम किए जा रहे हैं वहाँ पर। एक और इसी के बीच में कहानी ये पता चली कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल है मैक्स, उसके यहाँ सिलेंडर ख़त्म हो गया ऑक्सीजन का। उसने जहाँ से वो मंगाता है उसने मंगाया, मैक्स के पास सिलेंडर पहुंचा। ये 2 दिन पुरानी बात है। सिलेंडर मैक्स की बिल्डिंग के नीचे पहुंच चुका था। अचानक कुछ लोग आते हैं और वो पूरे सिलेंडर की गाड़ी और सिलेंडर समेत एम्स ले जाते हैं। पता चलता है कि उस सिलेंडर की एम्स को ज़्यादा ज़रूरत है, और एम्स वाले अपने इसी बड़े होने का फ़ायदा उठाते हैं, वो सिलेंडर को ले जाते हैं। बाद में मैक्स इसकी शिकायत करता है दिल्ली गवर्नमेंट से और बाकी जगहों से। खैर बाद में फिर मैक्स के पास भी कुछ घंटे बचे थे, लेकिन उनको सिलेंडर दिया गया। एम्स में भी इस वक्त सबसे मुश्किल काम ये है कि किसी कोरोना पेशेंट को एक बेड दिलवा दें। आप यकीन मानिए किसी जंग जीतने से बड़ी कामयाबी नहीं होगी इस वक्त अगर एम्स में किसी एक अदद बेड किसी कोरोना पेशेंट को, जिसकी हालत सच में नाजुक है, वो आप दिलवा सके। नीचे से ऊपर तक ना मालूम आपको कितने जगह चक्कर काटने पड़ेंगे, दौड़ने पड़ेंगे। ताकतवर अफसर हों, नेता हों, एमपी हों, मिनिस्टर हों, मीडिया के बड़े बड़े लोग हों, पुलिस अफसर हों बड़े बड़े, सभी फ़ोन करके सिफारिश कर लेते हैं। लेकिन
उसके बावजूद बेड नहीं मिल रहा। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या हालत होगी। बेड फुल है, क्रिटिकल केसेस के लिए कुछ वहाँ पे फिर भी इंतज़ाम कर देते हैं, जो L3 कैटेगरी के हैं, जिनको बिल्कुल ही ख़तरा है, तो वहाँ पे वो चीज़ें हैं। लेकिन बेड की मारामारी है और एम्स में इस वक्त बेड दिलवाना, मतलब फिर मैं वही कहूँगा कि आप मान के चलिए कि आपने यूपीएससी टॉप किया, ये कोई बहुत बड़ी जंग जीती है, ये हालत है वहाँ पे। तमाम कोशिशें कर ली, जिन लोगों से बात की, पता चला कि यहाँ पे इस वक्त बेड के बारे में तो आप कोई बात करेंगे तो वो भाग जाएगा। सिलेंडर, चूँकि एम्स एक बड़ा हॉस्पिटल है और वैसे भी एम्स में सिलेंडर की खपत साल में इस कोरोना को हटा दे तो ज़्यादा होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी और बाकी सरकारों ने भी ये कहा कि एम्स को जितनी डिमांड है उस हिसाब से उनको सिलेंडर मिलना चाहिए। तो फिलहाल 1-2 बार बीच में ऐसा मौका आया जब एम्स में भी सिलेंडर की कमी पड़ने जा रही थी, लेकिन फिर वो कमी पूरी हो गई। और अब जिस तरीके से कहा गया कि बाकी जो इंडस्ट्रियल यूज़ होता है ऑक्सीजन का, वो ना करें बल्कि हॉस्पिटल को दें, तो एम्स की अब हालत थोड़ी सी बदली है। पर वहाँ पे भी मरीज़ों का तांता लगा हुआ है। हर 2 मिनट में आपको एम्बुलेंस और उसकी गूंज सुनाई देगी और परेशान हाल जो तीमारदार हैं, रिश्तेदार हैं, वो आपको अस्पताल के चारों तरफ घूमते टहलते बदहवास परेशान नज़र आ जाएंगे। और उन सब की बस एक ही चीज़ क्वेरी होती है, ऑक्सीजन है कि नहीं है, या फिर वो इस तैयारी में रहते हैं कि कहीं ऑक्सीजन है और ख़त्म हो गई तो बीच में रुक गई तो क्या होगा। तो अपनी तरफ से भी इधर उधर से जुगाड़ में लगे रहते हैं कि कोई एक छोटा ही सिलेंडर मिल जाए, लेके रख लें, ताकि इमरजेंसी हो, कहीं हॉस्पिटल वाले ये ना कह दें कि अब ऑक्सीजन नहीं, आप अपने पेशेंट को आप खुद देखिए तो सिलेंडर लेकर आइए। तो चाहे वो रेमडेसिविर का इंजेक्शन हो या फिर सिलेंडर हो, हर रिश्तेदार कोशिश करता है कि इसका भी जुगाड़ कर लो, ताकि कहीं ऊपर वाला ना करे, खुदा ना खास्ता इसकी ऐन वक्त पे ज़रूरत पड़े और इसकी वजह से हमारे मरीज़ की मौत हो जाए। तो वो परेशानी, वो बदहवासी, वो बदहाली एम्स में भी चारों तरफ देखने को मिली। इसके बाद RML हॉस्पिटल, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, वहाँ की तस्वीरें भी लगभग वही, मतलब सिर्फ नाम बदल रहे हैं अस्पतालों के, लेकिन तस्वीर एक जैसी है। वही परेशान हाल लोग, वही एक अदद बेड की दरख्वास्त, फरियाद गिड़गिड़ा रहे हैं। तस्वीरें और कहानियाँ ऐसी हैं कि एक तो अस्पताल में जगह नहीं, जगह मिल जाए तो ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन मिल जाए तो इस बात की गारंटी नहीं कि ये पता नहीं कब तक चलेगी, और बीच में रुक गई तो क्या होगा। हॉस्पिटल में लगातार ये कहा जा रहा है कि देखिए मजबूरी है, लेकिन हम फिर भी इंतज़ाम कर रहे हैं। एक एक बीमार इंतज़ार कर रहा है। RML में भी ये हालत है कि कोई एक मर जाए तो दूसरे को बेड मिल जाए। आप सोचिए कि इंसानियत कहाँ पे इस वक्त पहुँची है, और इसको आप किस तरीके से, किस आईने से देखेंगे आप, कि एक गिड़गिड़ा रहा है ज़िंदगी के लिए और एक मर रहा है बिस्तर पर, और डॉक्टरों की ये मजबूरी है कि वो कुछ कर नहीं सकते। उनका कहना है कि बेड खाली हो तो हम तुमको रख लें। अब बेड 2 ही सूरत में खाली हो सकती है, या तो पेशेंट अचानक ठीक हो जाए या फिर मर जाए। जिस हालत में, जिस कंडीशन में इन अस्पतालों में मरीज़ आ रहे हैं, फ़ौरन उनके ठीक होने की गुंजाइश तो है नहीं, वक्त लगेगा। तो मर गए तो सामने वाले को एक अदद बेड मिल जाएगी। तो लोग, वो दिन है कि दुआ कर रहे हैं कि पता नहीं क्या हो, लेकिन जो बेड पे है बस वो निकल ले, और ताकि अपनों को बेड मिल जाए। ऐसे दिन ऊपर वाला किसी को ना दिखाए। लोग जिस तरीके से परेशान हैं, बदहवास हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि पैसे भी हैं, लेकिन पैसे देकर भी आप ऑक्सीजन नहीं खरीद पा रहे हैं, आप रेमडेसिविर का वो नहीं ले पा रहे हैं, आप सिफारिश करके और पैसे बेइंतहा खर्च करके आप बेड नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में भी वही हाल है। तो कुल मिला के, चाहे वो JTB अस्पताल हो, एम्स हो, या फिर राम मनोहर लोहिया अस्पताल हो, RML, एक ही जैसी तस्वीर थी। यही हालत LNJP हॉस्पिटल की थी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल, ये दिल्ली गेट पे है। सड़कों पे लोग रिक्शे में मरीजों को लेकर आ रहे हैं, बाहर खड़े हुए, और उनमें से बहुत से मरीज़ जो ज़्यादातर हैं वो कोरोना के ही पेशेंट हैं। लेकिन अब सोचिए उनके साथ उनके घर वाले, ऊपर से रिक्शा वाला, ऑटो वाला, क्योंकि एम्बुलेंस मिल नहीं रहा है, बाकी कोई साधन नहीं है, और कोई जैसे ही कोई सुनता है कि ये कोरोना पेशेंट है वो बैठाता नहीं है। तो बहुत सारे तो लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ ये बताते हैं कि ये बीमार है, इसकी पेट में दर्द है, सर में दर्द है, ज़रा हॉस्पिटल ले चलो, और है वो कोरोना का पेशेंट, और ये झूठ बोल करके ऑटो और रिक्शा तक में बैठाया जा रहा है। अब इससे कितने लोगों को ख़तरा बढ़ रहा है।
लेकिन मजबूरी है, उन्हें भी हॉस्पिटल पहुंचना है। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने की जद्दोजहद वहीं पे जाके ख़त्म नहीं होती। अब उन्हें वहाँ बिस्तर चाहिए, इलाज चाहिए। बिस्तर है नहीं, डॉक्टरों की कमी है। एक एक डॉक्टर एक साथ पता नहीं 10-10, 20-20 पेशेंट को देख रहा है। जो इमरजेंसी और बाकी वार्ड के बाहर जो लोग हैं, जो चाहे बरामदे में टहल रहे हों या रिक्शे से उतर रहे हों या हॉस्पिटल के प्रांगण में ही बैठे हुए हों, लेटे हुए हों, उनकी तरफ अभी कोई सुध लेने वाला नहीं है। एक बेड खाली होती है तो 100 दावेदार पैदा हो जाते हैं, ये हालत है। तो LNJP अस्पताल की भी हालत ऐसी ही थी। कुल मिलाकर अगर इन सारे अस्पतालों को जहां दौरा किया और जो मैंने देखा, अगर एक लाइन में कहूँ तो सिर्फ यही था कि बदहाल और अफसोसनाक। ऐसे दिन, ऐसी चीज़ें ऊपर वाला ना करे किसी के साथ हो, क्योंकि हम लोग सिर्फ बता सकते हैं, आप सुन सकते हैं, लेकिन उस शख्स के दिल, दिमाग, जहन में क्या गुजरता है जब वो किसी अपने को लेकर इस तरह अस्पताल में धक्के खा रहा हो, सिर्फ इस उम्मीद पे कि उसकी जान बचा लें और एक अदद बेड मिल जाए। अब तो जान बचाना भी सेकेंडरी चीज़ है। पहले तो ये कि बेड मिल जाए तो आधी जो परेशानी है वो दूर हो जाती है कि चलो बेड मिला तो अब डॉक्टर साहब कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, बचा ही लेंगे। जब बेड ही नहीं है तो फिर क्या उम्मीद और किससे उम्मीद। तो ये मिला, कुल मिलाकर दिल्ली के अस्पतालों की हालत इस वक्त वाकई नाजुक है। जो प्राइवेट हॉस्पिटल है या सरकारी हॉस्पिटल है, उन सब में एक कॉमन चीज़ इस वक्त है, हर दिन ऐसा कोई दिन नहीं होता जब वो मिनटों और घंटों के हिसाब से सिलेंडर नाप रहे हैं कि कब किसका सिलेंडर ख़त्म होगा। उसके बाद वो फ़ोन करते हैं, अगर सामने वाला मना कर दे जो ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है तो हाथ पैर फूल जाते हैं। फिर वो सोशल मीडिया पे आते हैं, दिल्ली सरकार से बात करते हैं, केंद्र सरकार से बात करते हैं। फिर उन्हें बताना पड़ता है मेरे यहाँ 25 मरीज़ हैं, मेरे यहाँ 100 मरीज़ हैं, मेरे यहाँ 75 हैं जो इस वक्त ऑक्सीजन पे, और ऑक्सीजन अगले 2 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। अगर 2 घंटे में ख़त्म हो गया तो इन 25 मरीज़ों की जान जो है वो जा सकती है। ये है, मतलब मिनटों और घंटों के हिसाब से सांसें चल रही हैं इस वक्त। अब इसी सिलसिले में कुछ लोगों ने सवाल भी किए थे आप में से, और जो मुझे लगता है, हालांकि मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ, मेडिकल एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, लेकिन एक्सपर्ट्स के ज़रिए उनके जवाब ढूंढ कर लाया हूँ। इसमें दीपक ने काफ़ी हेल्प किया। एक सबसे ज़्यादा कॉमन सवाल है कि क्या वैक्सीन कोरोना का लेने के बाद भी संक्रमण बना रहता है, मतलब कोरोना का वैक्सीन लें फिर भी कोरोना हो सकता है। अगर ऐसा है तो फिर वैक्सीन ले ही क्यों। तो पहली चीज़ कि वैक्सीन लेने के बाद हो सकता है कोरोना हो, लेकिन वैक्सीन ना लेना बेवकूफ़ी है। उसकी एक वजह है कि वैक्सीन दरअसल एक तरह का एक छाता है। अब आप बाहर निकले, हम 2 लोग हैं, मेरे हाथ में छाता, आपके पास छाता नहीं, अचानक बारिश हो गई तो आप पूरे भीगेंगे, मैं थोड़ा सा भीगूंगा क्योंकि मैंने छाता ले रखा है। यही वैक्सीन का हाल है। जिन्होंने वैक्सीन ली, अगर उनको कोरोना हुआ तो कोरोना तो हो सकता है, वो संक्रमण भी उनको आएगा, लेकिन उनके जान जाने का खतरा बिल्कुल कम हो जाता है। वैक्सीन जो है वो ज़िंदगी बचाने का काम करती है। मतलब कोरोना से आपको बेशक ना बचाए, आप बीमार पड़ जाएं, लेकिन एक शख्स जिसने वैक्सीन ली और एक जिसने नहीं ली, उन दोनों में फ़र्क ये है कि जिसने वैक्सीन ली उसके जान जाने का खतरा कम हो जाता है। तो इसलिए इस वैक्सीन को लेना चाहिए। कई और भ्रम फैला हुआ है कि कोरोना की वैक्सीन लेने से नपुंसक हो जाता है इंसान, ये बिल्कुल बकवास है। एक ये है कि अगर कोई कोरोना का पेशेंट है तो क्या वो उस वक्त वैक्सीन ले सकता है, तो यहाँ पे देखिए इसमें लेने में टेक्निकली कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप कोई भी हम जो कोरोना पॉजिटिव है और वो वैक्सीन लगाने जाता है तो वो दूसरों को, कई को खतरे में डाल देता है। इसलिए पहले कोरोना ठीक होने का इंतज़ार कीजिए और जैसे ही ठीक हो जाए फिर उसको वैक्सीन लेना चाहिए। कुछ क्या है, कोविशील्ड और कोविड में से कौन सा वैक्सीन ज़्यादा बेहतर है, तो दोनों ही ट्रायल से गुजर चुके हैं सारे, और दोनों ही अच्छे, और हिंदुस्तान में दोनों तरह के वैक्सीन लगा रहे हैं और दोनों के अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। एक सवाल ये कि अगर कोई दूसरी डोज लगवाने से चूक गया, क्योंकि 2 डोज है आजकल, तो 8 हफ्ते के बाद दूसरा डोज लगता है, तो दूसरी डोज लगाने से चूक गया तो क्या होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि चूकना एक तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर वो चूक गया तो जैसे ही उसे पता चले वो जाकर लगवा सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक ऑक्सीजन को लेके बहुत सारा सवाल था कि आखिर ऑक्सीजन की कमी क्यों पड़ रही है। हमारे देश में एक साल में 7000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। इनमें से 2000 मीट्रिक टन की ज़रूरत पड़ती है मेडिकल यूज़ के लिए, जो बीमार और ये सारे जो ऑक्सीजन देते हैं। 5000 इंडस्ट्री में यूज़ होता है अलग अलग। ऑक्सीजन में ऐसा भी नहीं है कि कोई इसका एक्सपायरी डेट है फ़ौरन कि आज भरा, अगर कल तक आपने इस्तेमाल नहीं किया तो ये ख़राब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, कुछ वजह हैं जिसकी वजह से ऑक्सीजन में मुश्किल हो रही है इस वक्त मिलने में। पहली, जो इसकी फ्यूलिंग होती है, जो
ऑक्सीजन जिस लिक्विड के फॉर्म में गाड़ियों में जो आप देखते होंगे, एक बड़ी सी वाइट रंग की गाड़ी होती है जिस पर ऑक्सीजन लिखा होता है, वो ट्रक, उसमें फ्यूलिंग में ही 2 से 3 दिन लगता है। और ये आम गाड़ियों में किसी में यूँ नहीं कि ऑक्सीजन को उठाया और फ्यूल करके भेज दिया, उसके लिए ख़ास किस्म की ये गाड़ी होती है, ख़ास किस्म से इसकी रिफ्यूलिंग और फ्यूलिंग होती है और उसमें वक्त लगता है और फिर उसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। तो जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो इसकी फ्यूलिंग का सिस्टम है, ये टाइम टेकिंग है। और इसीलिए अगर कोई एक पूरा एक ऑक्सीजन की एक गाड़ी मंगाता है तो अभी बोले और वो अभी अगर वो पहले से वहाँ पे तैयार नहीं खड़ी है तो उसको फ़ौरन नहीं मिलेगी, टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें अब वो रिफ्यूलिंग में टाइम लगेगा, फिर उसके ट्रांसपोर्टेशन में टाइम लगेगा और कोई ज़रिया तो है नहीं। तो एक तो ये, दूसरा कुछ लोगों के सवाल थे एक और, उसका जो मैंने पता किया वो ये है कि ऑक्सीजन जो हॉस्पिटल में और ये सप्लाई होता है, ये सब 95% वो होता है, दीपक ने जो बताया, मतलब 100% शुद्ध है। हवा में भी 100% ऑक्सीजन नहीं होता है। अगर साइंस तो मैंने पढ़ाई नहीं की, वैसे भी कमज़ोर था, बट आप लोगों में से बहुत सारे को पता होगा। कई बार आपने देखा होगा कि लोहों में जो जंग लगता है वो पानी और उसकी वजह से लगता है, ऑक्सीजन के इसमें। तो 100% शुद्ध ऑक्सीजन भी एक तरह का जहर है, तो उसमें कुछ ना कुछ बाकी दूसरे गैस होते हैं और इसीलिए 95% के करीब ये मेडिकल उसमें यूज़ होता है, बाकी नहीं। तो एक ये भी है, क्योंकि जिस तरीके से इसको बनाया जाता है और ट्रांसपोर्टेशन और जिस तरीके से इसकी फ्यूलिंग और रिफ्यूलिंग होती है उसमें भी टाइम लगता है। तो ये वो चीज़ें हैं जिन्होंने हालात को थोड़ा पेचीदा कर दिया। लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं हम सरकारों को माफ़ नहीं कर सकते, क्योंकि पिछले साल जिस तरीके की ये चीज़ें हुई और दुनिया में कई जगह सेकंड वेव लहर आई कोरोना की, हमने इस तरफ से आंखें बंद कर ली। हमें मालूम था कि हमारे यहाँ भी आ सकता है दूसरा तीसरा, तो उसके लिए तैयारी करनी चाहिए थी। और तैयारी ये थी कि क्या क्या ज़रूरत पड़ सकती है। तो मेन शुरू से ही पता है, ये रॉकेट साइंस नहीं था कि एक अस्पताल की ज़रूरत होगी, एक बेड की होगी, एक ICU की होगी, एक ऑक्सीजन की होगी, वेंटिलेटर की होगी। तो जब ये हमें पता है, एक तो ये चीज़ है कि हमें जो पता नहीं है, हमने इंतज़ाम नहीं किया, तो माफ़ किया जा सकता है। लेकिन बेसिक पता है, तो अगर ये पता है तो कम से कम हम 1-2 साल के लिए उसी हिसाब से ऑक्सीजन की कम से कम तैयारी कर सकते थे। 7000 मीट्रिक अगर टन हर साल हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसको थोड़ा और बढ़ा देते, नहीं बढ़ाते तो हम बाहर से ही उस वक्त ही इंपोर्ट कर लेते, इंपोर्ट करके रख लेते। तो इंपोर्ट करके आने में जो भी वक्त लगता, कम से कम आज तो वो मुहैया होता। हमने उस बारे में सोचा नहीं और उसका नतीजा ये है कि आज इलाज और बाकी चीज़ें छोड़िए, देश ऑक्सीजन के लिए रो रहा है। अब इससे बड़ी नाकामी क्या होगी? पूरी जो प्लानिंग करते हैं हमारे जो ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, जो सरकार है, नेता हैं, उनकी। लेकिन कुल मिलाकर पिस्ता आम लोग हैं और वही आम लोगों का हाल है आज। दर दर वही बेचारे भटक रहे हैं, वही रो रहे हैं, वही चीख रहे हैं, वही चिल्ला रहे हैं और वही एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भाग रहे हैं, वही एक अदर बेड के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। कुल मिला के आज इन अस्पतालों को जाने के बाद, दौरा करने के बाद दिल थोड़ा सा उदास हो गया था कि हम पता नहीं कहाँ किसवीं सदी में हैं। चांद तारों सितारों की बात करते हैं, अंतरिक्ष की बात करते हैं, बट जो बुनियादी चीज़ें हैं वही हम लोगों के लिए नाकाफ़ी हैं, है ही नहीं, और ना हमने कभी उसके बारे में सोचा। अब भी वक्त है, हमें सोचना चाहिए ताकि आने वाला कल बेहतर हो सके और हम ऐसी चीज़ों के लिए लाचार ना हो। आज कहानी में इतना ही। कल आपसे मुलाकात होगी रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।